चलिए, तो हम प्राकृतिक खेती सीखते हैं आज। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। देखिए आप, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। अब अभी क्या कर रहे थे? अब यह समझना है आपको कि आज के ठीक 100 साल पहले हमारे बाबा, हमारे पिताजी ये प्राकृतिक खेती करते थे। ठीक 100 साल पहले 1960 में जब हरित क्रांति आई, देश आज़ाद हुआ, 47 में खाद्यान्न की कमी थी, तो हरित क्रांति आई। तो हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरक और हाइब्रिड और उन्नतशील बीज और सिंचाई के साधन और पेस्टिसाइड और मैकेनाइजेशन आया। तो 70 साल से हमारा देश जो है ना, रासायनिक खेती कर रहा था। 70 साल के बाद सन 90 के आसपास जब हमारा खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भर हो गए, हम 50 मिलियन टन से 190 मिलियन टन पहुंच गए, तो क्या देखा गया कि हमारे देश की ज़मीन की उर्वरा शक्ति में कमी आई है। हमारे देश की ज़मीनों के नीचे भूगर्भ जल स्तर नीचे खिसक रहा है। हमारे देश के किसानों को यूरिया, डीएपी, पोटास और पेस्टिसाइड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। हमारे देश में लोग बीमार बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। पानी में हैवी मेटल्स आ गए हैं। बात समझना। तो बड़े लोगों को चिंता हुई, जिनको जिंदा रहना है बहुत लंबा, उनको चिंता हुई कि यार रासायनिक भोजन की बजाय अगर हमको ऐसा कोई भोजन दे दे जिसमें जहर ना हो तो अच्छा। तो उन्होंने ये शुरू किया कि कुछ किसान जैविक खेती करें और मैं उनका माल खरीदूंगा 2 पैसा ज़्यादा में। तो आप देखना द्वंद्व क्या है। एक कंज्यूमर है, वो चाह रहा है कि हमको रसायन मुक्त अनाज मिले, लेकिन बीच की एजेंसी कौन है? तुम्हारे और खेती के, तुम्हारे और कंज्यूमर के बीच में एक वर्ग है जो खाद बनाते हैं, खाद बेचते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, पेस्टिसाइड बेचते हैं, बोरिंग करने वाली एजेंसियां हैं, समर बेचने वाली एजेंसियां हैं, पाइप बेचने वाली एजेंसियां हैं, स्प्रिंकलर बेचने वाली एजेंसियां हैं, ड्रिप बेचने वाली एजेंसियां हैं, पॉली हाउस बनाने वाली एजेंसियां हैं, निरी एजेंसियां हैं, जिनकी रोजी रोटी किसान के दम पर है। ये सोच रहे हैं अगर यार किसान जैविक खेती पर आ गया, अगर किसान जैविक खेती करने लगा तो हमारे तो धंधे बंद हो जाएंगे। तो इसी में क्या खोजा, रासायनिक और जैविक के बीच में एक जुगाड़ लगाई कि किसान को अगर यूरिया नहीं खरीदेगा तो हम ये बेचेंगे, डीएपी नहीं खरीदेगा तो उसके एवज में ये बेचेंगे, ये बेचेंगे, ये बेचेंगे, ये बेचेंगे। किसान वहीं का वहीं रहेगा, मेरा धंधा चलता रहेगा। तो देखना आप, जैविक खेती जब थी 20 साल तक, तो यहाँ का एक यहाँ पर शब्द था, वो सबसे बड़ा शब्द था वर्मी देश के 20-25% किसानों को वर्मी कंपोस्ट के लिए अनुदान मिला कि केंचुआ पालो, और सारे लोग, मतलब किसान भी 2 पैसे के लालच में था, एजेंसियां भी 2 पैसे के लालच में रहीं। किसी ने, जिस व्यक्ति ने वर्मी कंपोस्ट का शगुफा छोड़ा वो होशियार व्यक्ति था, बकाया सारे के सारे लोग मेंटली हैंडीकैप्ड थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों यार
ये केचुआ तो मेरे खेत में लाखों की संख्या में होते थे, ये कहाँ गए? आज हमको कहा जा रहा है 2 किलो ले जाओ, एक पक्की नांद बनाओ, उसमें पालो। ये गुड्डे गुड़िया का खेल, ये संभव है? ये क्या विषय है? बट नहीं, बर्मी कंपोस्ट का सिलसिला चला और अब गूगल से पूछते कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो एक हाथ में बर्मी कंपोस्ट, उसमें 2 पत्ती का पौधा ऐसे दिखाई देता था। बस यही चला 20 साल, टाएं टाएं, फिर सब खत्म। अब देखिए, इसके बाद लोगों ने कहा ये जैविक खेती बहुत हानिकारक थी। अब हम नहीं कहते हानिकारक थी कि लाभदायक थी, पहले तो प्रश्न यही है कि किसी ने की ही नहीं, किसी ने की ही नहीं, तो क्या हानिकारक क्या लाभदायक? चलो, अब एक दूसरी एजेंसी आई, उसने कहा जैविक खेती तो बेकार थी, हम प्राकृतिक खेती करेंगे। और प्राकृतिक खेती में क्या करेंगे? गौ आधारित। विषय समझना। कई लोगों को मेरी बात बुरी भी लग जाती है, क्योंकि मेरे वीडियो दुनिया भर देखते हैं लोग, क्रिटिसाइज भी होती है कि ये क्या कह रहे हो तुम। गौ आधारित, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अब बताइए, प्रकृति में गाय है कि गाय में प्रकृति है? प्रकृति में गाय है ना। गाय इस प्रकृति की एक इकाई है, 84 लाख योनियों में जैसे मनुष्य वैसे गाय है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस गाय में प्रकृति है। अगर कोई कहे गौ आधारित प्राकृतिक कृषि हो सकती है, तो फिर मैं कहूँगा क्या खेती में तितली की, मधुमक्खी की, मेंढक की, केंचुए की और किसी की जरूरत नहीं है? पेड़ की, जंगल की, नदी की, नाले की, किसी की जरूरत नहीं, गाय से खेती हो जाएगी। अब यहाँ क्या वही चीज यहाँ हुई, गौ आधारित, गौ आधारित, गौ आधारित, जीवामृत, गौमूत्र, गोबर। मतलब यहाँ पर केंचुआ था, यहाँ गौमूत्र आ गया। बात यही सिलसिला फिर चलेगा, फिर टाएं टाएं फिस। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ वो समझना। हमें उद्देश्य हमारा क्या था? हमारी खेती में जो बहुत ढेर सारे रसायन आ चुके हैं ना, उनको मुझे हटाना है अपनी लाइफ से, खेती से उनको हटाना है। बहुत सारी जो यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर, जाइम, फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जो चीज़ें हैं इनको हमें हटाना है। उद्देश्य क्या है खेती का? जो कृषि है मेरी, कृषि कौन करता है? किसान। खेती कोई उद्योगपति नेता को करता नहीं है, कृषि किसान करता है। किसान कृषि कहाँ करता है? प्रकृति में। प्रकृति में क्या क्या चीज है? भूमि है, जल है, वायु है और जैव विविधता है। बीज यहीं बोएंगे ना, खेती करेंगे तो बीज यहीं तो बोएंगे। जमीन में हम बीज बोएंगे। अब देखना, अगर जमीन धरती माता की कोख उर्वर नहीं है, बीज तो डाल दिया आपने, अब जमीन की कोख, धरती माता की सामर्थ्य वो गेहूं पैदा करने की नहीं है, वो लुट चुकी, तो कहती है वो बोल नहीं पाती है। आप जो भाषा में बोलती वो भाषा में आप सुनना नहीं चाहते, भाषा उसके पास है। पिछले साल गेहूं बोया था, 1 एकड़ में 9 कुंटल हुआ था, यानी कि बोल रही थी। जो गेहूं बोया था उसे 25 कुंटल होना चाहिए था एकड़ में, 9 कुंटल हुआ था। तो इशारों में तो बता दिया ना उसने, तुमने समय से बोया था। पर्याप्त, जो वैज्ञानिक कहते हैं 120-60-40 के रेशियो से तुमने एनपीके डाला था, तुमने पूरे 6 पानी लगाए थे। फिर 9 कुंटल 10 कुंटल क्यों हुई थी 1 एकड़ में? उसकी सामर्थ्य नहीं थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। इस साल फिर बोया है, फिर 9-10 होगी, कुछ भी कर लेना।
इसलिए होगी। अब बीज तो अच्छा है, ये बीज तो आप अच्छा ले आए, सरकार भी कहती है अच्छा बीज डालोगे तब ना अच्छी पैदावार मिलेगी। अच्छा बीज बंजर जमीन में डाल दोगे तब भी अच्छी पैदावार मिलेगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा बीज बिक जाए, मेरा बीज बिक जाए, तुम्हारी पैदावार हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो सीधी सीधी बात है, जमीन अगर अच्छी होगी और फिर बीज अच्छा होगा तो मुझे फायदा मिलेगा। अगर जमीन खराब है और बीज कितना भी अच्छा डाल दो तो हमको वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब ये पौधा जम जाता है, ये जमीन थी, आपने बीज बो दिया यहाँ पर और पौधा जम गया साहब, ये बढ़ गया पौधा गेहूं का, ये जड़ें हो गई इसकी। अब इस फोटोसिंथेसिस करेगा। अब जमीन से, आप मालूम है जमीन से पौधा 5% ऊर्जा लेता है, जलवायु से 95% एनर्जी लेता है। तो जमीन तो बंजर थी, खराब थी, जलवायु कैसी है रोज सुनते नहीं होता, यही तो वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। अब देखना, एक पौधे को पलना है जमीन से और जलवायु से। जमीन खराब है और जलवायु परिवर्तन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग है, और क्या बताया जा रहा है, कोई वर्मी कंपोस्ट बता देता है, कोई मूत्र बता देता है। तो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती एक समझ का विज्ञान है, समझदारी के साथ खेती करनी। और समझदारी क्या है, सिर्फ इतनी है कि हम अपनी ज़मीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाएं। क्या, जो आपका खेत है, खेत में ह्यूमस, जिसको हम आज की तारीख में जीवांश कहते हैं, इसको बढ़ा करके 1% से ज़्यादा कैसे कर दें, बस यही उद्देश्य है। हम वर्मी कंपोस्ट डालें, हम जीवामृत डालें, हम मल्चिंग करें, हम हरी खाद करें, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक है कि हम अपनी ज़मीन में जिसमें खेती करते हैं उसमें ह्यूमस की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि ह्यूमस की मात्रा जब बढ़ेगी तब आपका यूरिया, डीएपी, पोटाश से मुक्ति मिलेगी। अगर अभी कितनी ह्यूमस की मात्रा, आप मिट्टी की जांच कराते हो 0.3, 1% होनी चाहिए, और है कितनी, 0.3। और क्या कहा जा रहा है, प्राकृतिक खेती करिए, जीवामृत डालिए। जीवाणु डालने से ह्यूमस नहीं बढ़ेगा। जैसे आप दही जमाते हैं घर में, दही जामन से जमता है क्या? एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना। आपको घर में दही जमाना है तो दही जामन से जमता है क्या? हाँ या ना? नहीं, जामन माने ही बैक्टीरिया। क्या दही बैक्टीरिया से बनता है? नहीं, दूध भी तो चाहिए। तो यहां भी जामन, हमको दही जमाना है खेत में, ह्यूमस माने दही, ये है जामन। जीवामृत क्या है? जामन। किसको दही बना दे ये? ह्यूमस किससे बनाएगा? कार्बनिक पदार्थ नहीं दोगे, ह्यूमस कहां से बन जाएगा? बोलो। तो अभी क्या है, केवल जीवामृत, केवल जीवामृत। समझिए, मैं आपको जीवामृत भी पढ़ाऊंगा, आगे बना करके दिखाऊंगा कैसे बनता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अभी जो विषय, अभी विषय इतना है कि मुझे खेत में ह्यूमस बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? देखिए, 1% बढ़ा के करना है। बढ़ाएगा कैसे? जल और वायु। फिर मैंने बोला 3 चीजों पर भूमि में ह्यूमस बढ़ाना है, जल को देखना है, वायु को देखना है, बायोडाइवर्सिटी को देखना है। चारों काम एक साथ जब होंगे तभी पूरे होंगे। आप सोचेंगे कि हमें जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है,
जल और वायु और जैव विविधता को अगर आपके दिमाग में नहीं है तो ह्यूमस कभी नहीं बढ़ेगा। चारों चीज़ें एक साथ लेनी है, और एक साथ कैसे आराम से सद जाती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब। पानी खेत में ह्यूमस बढ़ जाएगा और कल को ना जमीन के नीचे पानी होगा और ना नहर आएगी ना बारिश होगी तो खेती हो जाएगी क्या? इसलिए पानी को दिमाग में रखना है। आपने सरसों की फसल बोई, मधुमक्खी और तितली नहीं है तो सरसों पैदा हो जाएगी क्या? पॉलिनेशन नहीं होगा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना। तो देखिए आप, तो हमें भूमि में ह्यूमस बढ़ाना है तो क्या करना? पहली शर्त क्या है? अगर खेत आपका ढाल है, थोड़ा सा भी ढाल है, 1% भी, तो क्या करना है? पहले तो खेत की मेड़ बननी है। खेत की मेड़ क्यों बनानी है? ताकि वर्षा का पानी खेत में रुके। और दो काम है, एक तो रुक जाए, दूसरा ना भी रुके। तो वर्षा का पानी जब नहीं रुकता है तो आपके खेत में जो ह्यूमस बन चुका था ना, वो बह जाता है। हर साल कुछ ह्यूमस बनता है और खेत की मेड़ नहीं है और खेत थोड़ा सा भी ढालू है, 0.5% भी, तो जो ह्यूमस बना था वो बह जाता है। बताइए, जब आपके खेत में कुछ जो ह्यूमस पहले बन रहा था तो फसलों ने ले लिया, फिर बारिश में बह गया, तो आप तो खाली हो, आपके हाथ क्या लगा? तो खेत की मेड़ बनानी है ताकि वर्षा का पानी रुके और खेत का ह्यूमस बह करके बाहर। दूसरा, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जीवामृत जब डालोगे ना, अगर खेत आपका नंगा है तो खेत के जीवाणुओं के मरने के 2 रीजन हैं। या तो क्लोरोपाइरीफास थिमेटेंजी फोरेटेंजी से मरेगा, जो आप वो इंसेक्टिसाइड डालोगे हैवी वाले, या वो मरेगा गर्मियों में धूप टेम्परेचर से। अब आपने मान लो कोई ऐसा रसायन नहीं डाला, आप संवेदनशील हो गए कि मैं साहब रसायन नहीं डालूंगा, इससे जीवाणु मर जाते हैं, तो चलिए मत डालिए। लेकिन जब मार्च अप्रैल में जब फसल काट लेंगे और खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है, तो अप्रैल मई जून की गर्मी से वो जीवाणु मरेंगे। क्यों? कोई भी जीवाणु 40 डिग्री सेंटीग्रेड के से ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करता, तो मरना ही मरना उन्हें, तब वो मरेंगे। इसलिए मैंने कहा खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने। और पेड़ कौन से? मुद्दा था कि जीवाणु ना मरे, तो पेड़ आप अपने मतलब के भी लगाइए, लेकिन जमीन और जीवों की सुरक्षा के लिए भी लगाइए। जैसे जमीन की सुरक्षा के लिए छायादार घनी छाया, माने नीम, शीशम, पाकड़, बरगद, जामुन, जिनमें घनी छाया होती, क्योंकि घनी छाया होगी उन्हीं पेड़ों के नीचे बैक्टीरिया बचेंगे। आंवले के पेड़ के नीचे नहीं बचेंगे, अमरूद के पेड़ के नीचे बैक्टीरिया, जो कल आप कहो कि हमने तो बाबूजी अपने खेत की मेड़ पर अमरूद लगा रखे, तभी भी साले मरी जाते हैं। तो भाई अमरूद के पेड़ के नीचे कहाँ छाया होती है? ठीक है ना। तो मेड़ पर पेड़ लगाना है, मेड़ पर पेड़ लगाना है। खेत की मेड़ बना दी और मेड़ पर पेड़ लगा दिया। तीसरा काम क्या करना है? अब आप जो भी खेती करते हो, चना की, मटर की, सरसों की, आलू की, तरबूजे की, खरबूजे की, चाहे जो कुछ हो, तो एक प्रोडक्ट तो आप बाजार में बेचते हो या खाते हो। एक प्रोडक्ट ना बेचा जाता है ना खाया जाता है। अगर पशु हैं तो खाएंगे, नहीं तो बेकार है। अगर घर में भूसा, अगर कोई गेहूं बोता है किसान और भूसा होता है और खेत उसका सड़क के किनारे की भूसा कोई आसानी से उठा सकता है, तो भूसे का भाव सही है।
और अगर आपके खेत में 3 किलो अंदर मेड़न में ट्रैक्टर ले जाना किसी को, तो फिर भूसे का भाव बहुत सस्ता है और आपके पास पशु है नहीं, तो आप क्या करते हो, पड़ा रहेगा, आंधी हवा में उड़ जाएगा और जब मर्जी हो तो आग जला दोगे। कुल मिला के अगर पशु नहीं है तो फसलों के अवशेष या तो फेंके जाएंगे या जलाए जाएंगे या बेचे जाएंगे। अगर बिक सकता तो बेच भी दोगे, 3 काम होंगे, फसलों के अवशेष फेंके जाएंगे या जलाए जाएंगे या बेचे जाएंगे। अब जब आपने बेच दिया, जला दिया, फेंक दिया, तो खेत को क्या मिला? जहाँ से आप भूसा और गेहूं 50 कुंटल लाए थे, उस खेत को क्या मिला? ये माँ है, इसको क्या बोलते हो? खेत को क्या बोलते हैं? माँ। पेड़ काट के नंगा कर दिया, पेड़ काट के माँ को कर दिया नंगा। दूसरा, माँ को नहीं देंगे कुछ, लेना चाहे तो 1 बोरी यूरिया ले ले, 1 बोरी DAP ले ले, और 20 कुंटल गेहूं पैदा करना तुझे। मैं कुछ नहीं जानता हूं, गुंडागर्दी और, ठीक है ना? तो ये व्यवस्था क्या है? देखिए, भूमि, जल, वायु, हम इनको क्या कहते हैं? भूमि जो है वो शिव का स्वरूप है। भूमि क्या है? 3 देव रक्षा करें। ये विषय मैं बार बार कहता हूं, कृषि विज्ञान का विषय नहीं है, कृषि दर्शन का विषय है। विज्ञान का इसलिए नहीं है कि अपनी विज्ञान और टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल और टीवी और फ्रिज और एसी और कूलर में लगाओ। तुम्हारी मनुष्य की औकात नहीं, किसी भी साइंटिस्ट की, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति की औकात नहीं है कि भगवान की बनाई गई व्यवस्था में अपना दिमाग लगाए। दिमाग लगाना हो तो पॉजिटिव लगाओ। हम भगवान की व्यवस्था में क्या जाने यार, कितनी औकात है हमारी। तो क्या हुआ? ये दर्शन का विषय। दर्शन माने देखिए, ये भूमि क्या है? शिव है। वेद पढ़ लीजिए। जल क्या है? विष्णु का वास है। विष्णु का वास कहाँ है? जलाशय में। ब्रह्मा जी का वास कहाँ है? पेड़ों में। आकाश अनंत है, निरंतर है, इसका आप कुछ बना नहीं सकते। सूर्य, अग्नि, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो ध्यान रखना, ये 5 तत्व हैं, इन्हीं के बारे में मुझे प्रयास करना है। तो मैंने फिर बताया, सूरज के बारे में आप मत सोचिए, आपकी औकात के बाहर है। आकाश के बारे में आप मत सोचिए, हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन हाँ, जलाशय, आपके गांव का तालाब आपकी पहुंच में है। 4 लीटर इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए, सारी मछलियां मर जाएंगी। एक आदमी की खुराफात से पूरे गांव का जलाशय के जीव मर गए। और ये जो 4 लीटर डाल के आए हो ना, ये सब हैंडपंप से आपके अंदर ही जाना है, चाहे कुएं से निकालना, चाहे हैंडपंप से निकालना। इसी प्रकार आप धरती में ये जहर नहीं बो रहे हो क्या? अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि जब तालाब में 4 लीटर आप जहर डाल के आए तो मछली और मेंढक और कछुआ मर जाएगा। और जब जमीन में 4 लीटर डालते हो, नहीं डालते हो क्या? 3 लीटर क्लोरोपाइरीफास डालते हैं आप। अगर दीमक का अंदेशा हो जाए तो 3 लीटर क्लोरोपाइरीफास डालते हैं। तो जमीन के जीवाणु नहीं मरते क्या? और ये फिर क्लोरोपाइरीफास जाता कहाँ है? या तो भोजन के माध्यम से आपके अंदर जाएगा या पानी के माध्यम से आपके अंदर जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? इसी की वजह से हमारी खेती में लागत बढ़ गई, प्रकृति खराब हो गई, पानी में हैवी मेटल्स आ गए। तो अब मेरा उद्देश्य है कि हम जैविक खेती की ओर लौटें। और जैविक खेती मैंने बताया कि भूमि में ह्यूमस बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? कैसे बढ़ेगा? जमीन की, अपने खेत की मेड़ें बनानी हैं। और जमीन अगर बड़ी टुकड़े में है तो उसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ देना है।
बिना मेड़ बने न प्राकृतिक खेती होने वाली है न जैविक खेती होने वाली है। बिना मेड़ पर पेड़ लगाए न तो जैविक खेती होगी न प्राकृतिक खेती होगी। और बिना जो फसलें जो उगी हैं, फसलों का अवशेष जब तक मैं खेत में रिटर्न नहीं करूंगा तब तक ह्यूमस नहीं बढ़ेगा। तो देखिए जमीन क्या है, ये जमीन जैसे कारखाना होता है ना, आटा पीसने की चक्की, प्लास्टिक का सामान बनाने वाली इंडस्ट्री, लोहे का सामान बनाने वाली इंडस्ट्री, तो हर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती कि नहीं। जैसे जो लोहे वाली फैक्ट्री सरिया बनाती है तो उसको स्क्रैप चाहिए, लोहे का चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर फैक्ट्री में लोहे का स्क्रैप ना जाए तो सरिया बनेगी। अगर प्लास्टिक की फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना ना जाए तो प्लास्टिक की बाल्टी कुर्सी बनेगी, नहीं बनेगी। अगर किसी चक्की लगी लेकिन कोई वहाँ गेहूँ चना मटर लेके ना जाए तो वो चक्की क्या चना का आटा बेसन मतलब उगलेगी, नहीं उगलेगी। तो धरती दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो दुनिया भर को खाद्यान्न पैदा करती। क्या? दलहन तिलहन, खाद्यान्न, सब्जियां, फल, औषधियाँ, इंसान को जो कुछ चाहिए वो सब धरती पैदा करती है। लेकिन इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका भी रॉ मटेरियल है ये पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और डॉक्टर कहता है। ये दुनिया भर की बातें करेगा, बकवास करेगा, लेकिन इसको नहीं पता है कि भूमि का भी कोई रॉ मटेरियल होगा। क्या रॉ मटेरियल है? कार्बनिक पदार्थ। क्या है? इस जमीन का रॉ मटेरियल है जिससे आपको भोजन मिलना, उसका रॉ मटेरियल है कार्बनिक पदार्थ। अब सुनना, कार्बनिक पदार्थ से भोजन कौन बनाएगा? ये जो कार्बनिक पदार्थ रॉ मटेरियल है, इससे गेहूं बन जाए, चना बन जाए, अमरूद बन जाए, आंवला बन जाए, टमाटर बन जाए, पपीता बन जाए, ये कौन करेगा? एक मैकेनिज्म है, यहाँ भी लेबर काम करते हैं। इस फैक्ट्री में लेबर है जीव और जीवाणु। क्या? जीव और जीवाणु। जीव माने केंचुआ और दीमक, जीवाणु माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये अगर नहीं है और आपने खूब हरी खाद पलटी है, 4 ट्राली गोबर की खाद डाल के आए थे, फिर क्या कहता किसान, बाबूजी हमने इस बार पता नहीं आपके कहने से 4 ट्राली 1 एकड़ में खाद डाली थी बाबूजी, और बाबूजी गेहूं कटा तो हमको लगा ही नहीं बाबूजी जैसे हमने खाद डाली हो। यही सत्य है ना? कैसे? खाद डाले थे, रॉ मटेरियल डाले थे यार। वो पेड़ को थोड़ी डालता है, खाता है? कोई पेड़ गोबर नहीं खाता, कोई पेड़ सूखी साखी पत्ती नहीं खाता। पहले गोबर को, इस कार्बनिक पदार्थ को पहले जीव और जीवाणु हजम करते हैं, और जीव जीवाणु हजम करते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है और बाद में ये मरते हैं। इनकी भी तो उम्र होती है ना। ये जीव मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो जो मरते हैं उसका नाम है जीवांश। क्या? ये ध्यान रखना, आपकी फसलें जीवों का अंश खाती हैं, ये जीव नहीं खाएंगी। केंचुआ कोई फसल नहीं खाएगी, ना कोई फसल गोबर खाएगी। गोबर को केंचुआ खाएगा। जब केंचुआ मर जाएगा तो उसका जीव द्रव्य फसल खाएगी। वेद का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है इस संसार में। ठीक है ना? नमस्कार। अब आपको आगे चलते हैं।